नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट के साइड इफ़ेक्ट और उसके होने वाली कॉम्प्लिकेशन के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होती हैं। सबसे कॉमन है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फेशियल एडिमा का आना, जो 48 घंटे के बाद 48 आवर्स के बाद हमारे फोरहेड पे और अराउंड दी आइज़ आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल एडिमा। और ये बहुत ही कॉमन है अगर हम लार्ज सेशन लेते हैं। अगर हम सिर्फ फ्रंट लाइन का ऑगमेंटेशन कराते हैं या हमें एक लिमिटेड ग्राफ्ट का ही सेशन लेते हैं, तब ये आने की संभावना कम होती है। और जब लार्ज सेशन के लिए जाते हैं तो फेशियल एडिमा फोरहेड पे और अराउंड आइज़ आता है। इसके लिए हम हमें कूलिंग करनी चाहिए और फोरहेड की और जहाँ पे एडिमा आता है उसको शांत करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम बर्फ़ का उपयोग कर सकते हैं या किसी भी चीज़ से उस एरिया को अगर कूल करेंगे तो एडिमा कम आएगा। इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कि किसी भी मेडिसिन से एलर्जी, चाहे वो हम ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट हम यूज़ कर रहे हैं मेडिसिन या फिर हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जैसे कोई एंटीबायोटिक्स दिया है या कोई भी दवा दी है उससे एलर्जी हो जाना, तो ये बहुत ही कॉमन एक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बहुत ही रेयर होती हैं। इसके अलावा वेसोवैगल सिंकोप जैसे कई पेशेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी जब हम एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं तब या फिर प्रोसीजर होने के बाद, हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद वो सडनली जब एक बार लेट के उठते हैं तो उन्हें चक्कर सा अनुभव होता है या फिर सिर चकराता है उनका, उसे हम फेंटिंग बोलते हैं या वेसोवैगल सिंकोप। यह भी एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है। इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो एक बार लेट जाए और उसके लेटने के बाद टांगों को हम लेग्स को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं और ये भी बिल्कुल 2 से 5 मिनट के अंदर पेशेंट बिल्कुल इससे ठीक हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शंस ये हमारे हो सकते हैं अगर हम बड़े अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, या हम जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसका हम सेवन नहीं करते, लेकिन ये भी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही रेयर है। इसके अलावा सर में दर्द, ये भी टेम्परेरी होती है कॉम्प्लिकेशन और बहुत रेयर है। और कभी कभी हमें टेम्परेरी अनुभव होता है नंबनेस का। नंबनेस ये डोनर एरिया और रेसिपिएंट एरिया दोनों में ही हमें आ सकती है। इसके लिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि उस एरिया का हल्का मसाज करें, जिससे कि ये कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल कुछ ही वीक्स में या कुछ मंथ में ये रिजॉल्व हो जाती है। अदर कॉम्प्लिकेशन हैं हेयर ट्रांसप्लांट के फॉलिकुलाइटिस, ये रेसिपिएंट एज वेल एज डोनर एरिया, जहाँ से ग्राफ्ट लिए हैं उस एरिया में भी हो सकती है और जहाँ पे हमने ग्राफ्ट लगाए हैं उस एरिया में भी होने की संभावना है। और इसमें भी बहुत ही अगर हम हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो ये नहीं होता, या कई बार हम इचिंग करते हैं डोनर एरिया पे या फिर रेसिपिएंट पे, उससे भी ये फॉलिकुलाइटिस आ सकता है। अदर नॉन कॉम्प्लिकेशन है इचिंग। इचिंग में क्या होता है कि जहाँ से बाल निकाले गए हैं वहाँ पे जब बाल आ रहे होते हैं तो डोनर एरिया में इचिंग होना स्वाभाविक है। इसमें हम जब भी इचिंग है तो हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी एंटी एलर्जिक से इस कॉम्प्लिकेशन को भी बड़ी आसानी से हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा शॉक लॉस, ये शॉक लॉस हमें डोनर एरिया में देखने को यूजली मिलता है और ये ज़्यादातर फीमेल्स में जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है उनमें ज़्यादातर मिलता है। शॉक लॉस वो चीज़ है जिसमें हेयर टेम्परेरी तौर पे जहाँ से हेयर हम निकालते हैं उसके आसपास के हेयर या वहाँ के हेयर बिल्कुल चले जाते हैं या फिर लेकिन ये कुछ वीक्स के बाद या 1-2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर ये वापस भी लौट आते हैं। ये टेम्परेरी हेयर लॉस का फेज़ है और इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार भी एक इनके नॉन कॉम्प्लिकेशंस में आती है, लेकिन ये किलॉइड और हाइपरट्रॉफिक स्कार उन्हीं पेशेंट में मिलते हैं जिनमें फैमिलियल टेंडेंसी होती है या परिवार में या उस पेशेंट के अंदर किलॉइड, जैसे कि कहीं पर चोट लग जाती है कहीं, उस हिस्से पे किलॉइड या हाइपरट्रॉफिक स्कार आ जाते हैं, केवल उन्हीं पेशेंट में ही मिलते हैं। और किलॉइड हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, ये उन्हीं पेशेंट में ज़्यादा संभावना होती है जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ या कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ का होना या कोई बार बार उनकी इम्यूनिटी कम होना या कोई वो किसी बीमारी से ग्रस्त हों। तब इसमें जो बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है उसमें पेन या फिर नंबनेस डोनर और रेसिपिएंट एरिया में रह सकता है,
लेकिन मसाज के द्वारा कुछ ही हफ्तों से महीनों में इसे रिजॉल्व किया जा सकता है। हेयर लॉस इन ट्रांसप्लांटेड हेयर, ये भी एक टाइप का हम साइड इफ़ेक्ट ही में लेके इसको चल रहे हैं, क्योंकि अगर हमने हेयर अनसेफ जोन से निकाले हैं या फिर जहाँ पे हमने लगाए हैं वहाँ पे एलोपेशिया एरिएटा आ जाना या कोई बीमारी जैसे कि स्कारिंग एलोपेशिया होता है, और या फिर वहाँ पे कोई टीलोजेन फ्लूवियम हो जाना, तो ये हेयर लॉस इन ट्रांसप्लांटेड एरिया, ये भी एक टाइप का हम उसका नुकसान जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमने हेयर लगाए हैं उसमें हम ले रहे हैं। और कई बार हम एस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि आपका लुक अननेचुरल आया या आपका लुक बिल्कुल नेचुरल नहीं आया, उसके पीछे क्या कारण है कि आपने जो ग्राफ्ट लगाए उसकी सुपरफिशियल प्लेसमेंट थी, आपको बम्प्स दिख रहे हैं आगे, या बड़ी अनसाइटी अपीयरेंस है आपकी हेयर लाइन की। तो ये एस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें कॉमनली अनुभव होती हैं। जितने भी नॉन कॉम्प्लिकेशन हैं और साइड इफ़ेक्ट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के जो मैंने अभी आपको डिस्कस की, ये सब प्रिवेंटेबल हैं, और अगर हम टाइमली इनको मैनेज करते हैं या केयरफुली सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो इन सब से हमें या होती नहीं है या बिल्कुल इसकी होने की संभावना को हम बहुत कम कर सकते हैं। अगर अनलकीली हमें कोई ऐसी परेशानी का अनुभव होता है तो इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट है, और पेशेंट को हमें रीअश्योर करना चाहिए कि 2 से 3 महीने में, चाहे वो नंबनेस हो या हेडेक की प्रॉब्लम हो या कोई फॉलिकुलाइटिस कंप्लेन हो, मतलब जो भी डिस्कस किया है, मतलब सिर्फ रीअश्योरेंस और टाइम टेकिंग, ये फ्यू मंथ्स के अंदर 3 to 4 मंथ्स के अंदर रिजॉल्व कर जाती हैं जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। थैंक यू।